अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप? अच्छी खासी पढ़ाई हो रही होगी। तो मेरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई चीज़ समझ ना हो, किसी चीज़ के बारे में मुश्किल पेश आ रही है तो वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इज़ माई ड्यूटी। तो उस बारे में हम जितना हो सके उतना आसान कोर्स को करेंगे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने कितना कोर्स कवर किया है और आगे कुछ प्लानिंग है जो हमें साथ मिलकर करनी है। तो उस लिहाज से मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे। तो ये चीज़ हमारे पास एक आपकी आउटलाइन थी जो आपको मिली भी होगी। इसमें से हमारे पास जो टॉपिक हैं, काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। जैसे हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है, तो बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास जिसमें हमने डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर वगैरह की क्लासिफिकेशन की थी, टाइप वगैरह किए थे। तो ये हमारे पास कंप्लीट उसकी डिटेल थी जो हमने यहाँ से बेसिक डेफिनेशन हमने ये चीज़ें कवर कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारे पास है हार्डवेयर का, कंप्यूटर सिस्टम एंड कंपोनेंट। याद होगा कंप्यूटर सिस्टम की मैंने एक वीडियो भी फेसबुक में रखी थी, वो है। और एक हमारे पास लेक्चर 3 की फॉर्म में भी हमारे पास प्ले लिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, वो भी हमारे पास कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो ये दोनों मिक्स मिला के हमारे पास एक हार्डवेयर का टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम एंड कंपोनेंट हो रहा है, जिसमें हमने बात की थी कि इनपुट क्या है, आउटपुट है, कुछ पोर्ट्स आई थी सामने। फिर हमारे पास कुछ अपने इंटरनल को देखा था कि मदरबोर्ड क्या होता है। फिर हमारे पास कैसे न्यू यूज़र हुकअप कर सकता है कंप्यूटर को, किस तरीके से वायरिंग को कनेक्ट कर सकता है। तो वो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में चीज़ आई थी। इसके बाद जो आज ये तो थे पिछली लेक्चर का, आज का जो हमारा मोटिव है, आज का जो हम गोल कहें तो वो हमारे पास आगे हैं, स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर है। तो ये चीज़ें आगे हमें कवर करनी है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइसेस में। तो स्टोरेज ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास लेक्चर 4, जिसमें स्टोरेज डिवाइस और नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। स्टोरेज डिवाइस भी ज़्यादातर हम कर चुके थे कंपोनेंट और ऑपरेशन में। अब इसका अलग टॉपिक इसलिए दिया गया है कि कुछ हमारे पास इसमें मज़ीद नॉलेज आपको आनी चाहिए। इस जो गोल था हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस का, इसी के साथ हम नंबर सिस्टम करेंगे जो डिटेल से यहाँ नहीं हो सकता, तो हमने ज़्यादातर डिटेल से पहले से देख चुके हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस पे आते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जिसके लिए हम ऐसी डिवाइसेस जहाँ डेटा को होल्ड कर सकें। और शर्त ये होती है कि डेटा को होल्ड करने की कि वो डेटा डिलीट ना हो कभी भी। जब भी हमें पास एक्सेस नीड हो तो हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पास स्टोरेज डिवाइसेस की नीड होती है। ज़्यादातर हमने जिस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि मेमोरी और आपके स्टोरेज होती है, तो मेमोरी टेम्परेरी होती है, तो स्टोरेज हमारे पास परमानेंट होती है। तो इसी तरीके से स्टोरेज का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कि ऐसे काम के लिए जब भी हमारे पास डेटा की नीड हो तो वो हमारे पास एक्सेस मिल सके। तो इसलिए इसको अलग एज आ टॉपिक भी डिस्कस करना ज़रूरी था। तो इसमें हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में जो काइंड होती हैं वो 3 तरह के किस्म है इसमें। तो एक हमारे पास है मैग्नेटिक डिवाइस, जिसमें मैग्नेट यूज़ होता है। इसी तरीके से दूसरी जो डिवाइस है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, जिसमें हमारे पास लेज़र यूज़ होती हैं। और थर्ड जो आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है या न्यू जो आज चल रही है वो है सॉलिड स्टेट, जिसे हम SSD भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 किस्म है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी कोई कंप्यूटर वगैरह ख़रीदते हैं तो हमें ज़्यादा मेमोरी की फ़िक्र नहीं होती, उतना स्टोरेज होता है। हम कोई भी सिस्टम खरीदे हमें पता हो कि अब इसमें हार्ड डिस्क 500 है या 250 है, 40 GB है। तो इस तरीके से हमारे पास ज़्यादातर फोकस स्टोरेज में होता है। आसान सिंपल एग्जांपल दूं तो वो आपकी जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो आप मोबाइल फ़ोन भी परचेज़ करते हैं तो हमारे पास भी उसकी ज़्यादातर हम मेमोरी को देखते हैं कि कितने GB की उसकी स्टोरेज है। 16 है, 18 है, 16 है, 64 है, 128 तक आ चुके हैं मोबाइल। तो इस तरीके से हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास फोकस उसकी स्टोरेज डिवाइसेस का होता है कि हमें बार बार उसमें डेटा को महफूज कर सकें, वो कितनी कैपेबिलिटी स्टोर करता है।
तो इसके लिए हमारे पास स्टोरेज की ज़्यादातर नीड होती है। तो उसकी कुछ एग्जांपल हैं, जिस तरीके से हार्ड ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, टेप है, ऑप्टिकल स्टोरेज है और एसएसडी है। अब हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो देखते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में दो ज़्यादातर आपकी स्टोरेज सामने आती हैं। जो राइट साइड है हमारे पास 6 आइकन बने हुए हैं, जिसमें ग्रीन है, येलो है और ये कुछ हमारे पास ये पिक्चर दी हुई है और इस तरीके से मेरा लेफ्ट हो। तो ये वाली एग्जाम्पल हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव की है और जो राइट साइड हम कहें ये वाली चीज़, ये तो हमारे पास एग्जाम्पल है हार्ड ड्राइव की। दोनों मैग्नेटिक हैं। जिसमें अगर सेंटर में हमने देखें तो ये मैग्नेटिक बेस होता है, इसमें भी हमारे पास ये वाला सिंबल मैग्नेटिक है। इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक में दो टाइप्स आ जाती हैं, एग्जाम्पल आ जाती हैं, एक फ्लॉपी और दूसरे हमारे पास हार्ड ड्राइव। ये हार्ड ड्राइव क्या है? हार्ड ड्राइव हमारे पास एक थिक एंड रिजिड है, लार्ज कैपेसिटी होता है, हाई स्पीड है, काफ़ी टाइम से हमारे पास हार्ड डिस्क की यूज़ होती है। फ़र्क इसमें क्या है जो दूसरों से यूनिक करता है कि इसमें मैग्नेटिक यूज़ होता है, इसी से इसमें कुछ प्लेटर होते हैं। प्लेटर ये हमारे पास डिस्क साइज़ का जो हमारे पास सिंबल नज़र आ रहा है ये प्लेटर है। तो ये प्लेटर है, इसमें दो साइड होती हैं। इसी तरीके से कुछ इसकी डिसएडवांटेज ये कि ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो वैसे तो डेटा इसका डिलीट वगैरह खुद ब खुद नहीं होगा जब तक हम डिलीट ना करें। हाँ, अगर हार्ड डिस्क किसी वजह से ख़राब हो रही है, क्रैश हो रही है, तो आपका पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हार्ड डिस्क ही जब एक्सेस नहीं होगा तो डेटा कैसे रिकवर होगा। तो इसके लिए हमारे पास इसकी सिंपल ये हेड ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास हार्ड डिस्क यूज़ नहीं होती। काफ़ी हार्ड डिस्क ख़राब कर चुका हूँ मैं। तो इस तरीके से हमारे पास हार्ड डिस्क कुछ सेंसिटिव होती हैं कि एक दफ़ा अगर ख़राब होगी तो उसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइमरी स्टोरेज है कंप्यूटर में, ज़्यादातर यही इसी में जो भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा इसी में स्टोर हो रहा है। पुराने कंप्यूटर से लेके यहाँ तक के आजकल जो भी कंप्यूटर उसमें भी हार्ड ड्राइव यूज़ हो रही है। कैपेसिटी 40 GB नॉर्मल है। आजकल हमारे पास 160 GB भी आ गई है और यहाँ तक के 1000 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो टेराबाइट तक, TB तक भी हमारे पास स्टोरेज आ चुकी है इस हार्ड डिस्क की। तो ये सिर्फ यूनिक बात बतानी थी कि मतलब जो इसमें बाकियों से जो अलग होती है वो ये है कि इसमें हमारे पास मैग्नेटिक यूज़ होता है। इसी से जो दूसरी एग्जांपल थी वो हमारे पास ये टेप ड्राइव में थी, जिस तरीके से हमने फ्लॉपी की बात की थी। तो ये भी शायद याद हो कि हमने कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ा था कि ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, मतलब इसमें एक किस्म का सीक्वेंस तौर पे हम इसे रन कर सकते हैं। ये ना हो कि बीच में अगर मुझे पॉइंट चाहिए कि मुझे 4 या 5 पोजीशन में जाना, तो वो हम या तो रिवाइंड करके जा सकते हैं या फिर हम फॉरवर्ड करके जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस होता है कि पूरी एक तरफ सीक्वेंस चलेगी तो वो हमारे पास एक्सेस होगा। ये आजकल यूज़ नहीं होती, तो शायद ही आप लोगों ने देखा हो। तो ये हमारे पास ज़्यादातर बैकअप यूज़ के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी स्टोरेज कुछ कम होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जिस तरीके से इसमें फ्लॉपी भी आ जाती है और टेप ड्राइव आ जाती है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो थी ऑप्टिकल स्टोरेज। फर्स्ट थी मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिक यूज़ होता था। सेकंड हमारे पास ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल में ज़्यादातर रेजिस का इस्तेमाल होता है, लेज़र जिसे हम कहें। तो इसमें हमारे पास कुछ टाइप आ जाती हैं, जिसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक होता है रीड ओनली और दूसरा है हमारे पास राइट भी कर सकते हैं। आगे आते हैं। रीड ओनली का मतलब होता है जिस तरीके से CD रोम है। अब CD रोम में होता था कैपेसिटी इसकी 650 MB की होती थी, स्पीड कुछ 150 में था। अब ये सिर्फ CD को रीड कर सकता था। मतलब शायद आप लोगों ने काफ़ी यूज़र ने CD चलाई हो। आजकल ज़्यादातर स्टोरेज का काम ज़्यादा हो रहा है, तो CD रोम में सिर्फ हम CD ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इसे राइट कर सकते हैं, ना इसमें कोई चीज़ को डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसमें हम DVD चला सकते हैं। तो CD का एडवांस वर्जन हमारे पास आया था DVD रोम। तो DVD रोम में उसकी एक तो कैपेसिटी बढ़ाई गई, जहाँ MB की बात हो रही थी तो वहाँ हमारे पास GB की कैपेसिटी आ गई 18 GB। और ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होता था कि आप उसमें CD भी चला सकते हो और साथ DVD भी चला सकते हो, मतलब दो काम कर सकता था। CD रोम हमारे पास DVD यूज़ नहीं कर सकता, बाकायदा DVD हमारे पास CD भी चला सकता था और DVD भी चला सकता था।
दूसरा इसमें फ़ायदा ये हुआ था कि कुछ वीडियो ग्राफिक्स जो थी या ग्राफिक्स को इंक्रीज़ किया। सीडी रूम में ज़्यादातर ग्राफिक्स कम हुआ करती थी, बकौल हमारे पास डीवीडी में कुछ ग्राफिक ज़्यादा तेज़ हो गई। इसी से अब जो लास्ट हमने देखा था वो था रीड ओनली। दोनों चीज़ों में रीड था, मतलब सिर्फ हम या तो सीडी भी रीड कर सकते थे या फिर हमारे पास डीवीडी को भी रीड कर सकते थे। इसके बाद जो दूसरी टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी CDR, मतलब रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल ड्राइव। अब इसमें हमारे पास क्या था कि सीडी को आप सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो, कैन रिकॉर्ड वंस, कैन नॉट बी चेंज, कैन कीप एडिंग अंटिल डिस्क फुल। इसका मतलब ये होता था कि आप सीडी राइट कर रहे हैं, सीडी में कोई कॉपी डेटा को रख रहे हैं, पर शर्त ये थी कि सीडी में सिर्फ एक वक्त में एक ही डेटा होता था। अब मैंने 3-4 फोल्डर कॉपी करके सीडी में रखे, वापस उसे डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही टाइम से आप उसे रिकॉर्ड कर सकते थे। तो इस तरीके से हमारे पास सीडी का आया था। उसके फिर अल्टरनेट CDRW आई। उसमें फ़ायदा ये हुआ था कि हम सीडी को रिकॉर्ड भी कर सकते थे और री राइट भी कर सकते थे। CDR में सिर्फ हम एक वन टाइम रिकॉर्ड करते थे, CDR में जो पुराना डेटा था उसको डिलीट भी कर सकते थे और डेटा को हम अगेन री राइट भी कर सकते थे। लेकिन इसमें भी एक इशू था कि काफ़ी टाइम ये होता था कि जिस तरीके से अगर मैं अपने कंप्यूटर में कोई डेटा को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं ही उसे चेंज कर सकता हूँ। अगर वही सीडी में किसी और राइटर में डाल रहा हूँ तो उस ऑप्टिकल थे तो वो इशू होते थे, कभी कभी वो डेटा उसमें हम रीड या राइट को उसे अरेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उसके लिए ज़्यादातर ये ऑप्शन भी फ्लॉप गए, क्योंकि वन टाइम प्रोफेशनल के पास जानना होता था कि हमारे पास सीडी को कोई डेटा को रिकॉर्ड करना है या फिर उसे डिलीट करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें जैसे हमारे पास सीडी आई, फिर हमारे पास डीवीडी आया था। डीवीडी की जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि डीवीडी हमारे पास एक तो ग्राफिक ज़्यादा कैपेबल था ग्राफिक में और उसमें स्टोरेज ज़्यादा थी। सीडी 500 MB तक था और यहाँ तक कि डीवीडी हमारे पास 8.5 GB तक चला गया था कि स्टोरेज उसकी हाई चली गई थी। फॉर्मेट ज़्यादा होते थे, इसी से डीवीडी सेम उसी तरीके से जैसे हमने सीडी में कहा था कि CDR था जिसमें, तो DVDR है, सिर्फ आप राइट कर सकते हैं और वापस डिलीट नहीं कर सकते। सिर्फ वन टाइम उसमें आपको एक्सेस था कि आप एक दफ़ा सिर्फ लिख सकते थे। DVD रैम में हमारे पास क्या था, अलाउ था कि आप इजीली उसे डिलीट भी करें और साथ साथ उसे एडिट भी करें। इसकी एग्जांपल जिस तरीके से आजकल हमारे पास USB है कि USB में तो हमारे पास सिंपल हम डेटा USB अटैच करते हैं, कोई भी डेटा हम उसे सेव करते हैं, वापस डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले ये चीज़ ऐसे नहीं थी कि आपको CD रूम खरीदने पड़ते थे, उसमें डेटा को सेव किया, फिर आपने राइट किया, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपको वापस चाहिए तो उसमें से फिर दूसरी CD लो। तो इस तरीके से हमारे पास ज़्यादातर उसकी इतने बर्डन होते थे ताकि CD हो के तो एक ख़राब हो तो दूसरी, और उसमें कोई सेंसिटिव नहीं थी, टॉलरेंस नहीं थी कि कभी भी CD ख़राब हो सकती है। जाहिर सी बात है, मैंने अभी अगर 500 चीज़ें उसमें अपलोड की हैं या राइट की हैं और साइज़ उसकी इंक्रीज़ हो गई तो बीच में कोई ना कोई एरर आ जाता था कि आपकी स्टोरेज ज़्यादा है, तो फिर वो डेटा हमारे पास किसी वजह से डैमेज हो जाता था। तो ये कुछ हमारे पास टाइप थे ऑप्टिकल के, कि हमारे पास ऑप्टिकल में दो चीज़ें आई थी, CD रूम और DVD। फिर CD में हमारे पास CDR आया था और CDRW आया था, और इसी तरह से DVD में भी DVDR है और DVD रैम है, जिसके ज़रिए हम DVDR सिर्फ एक दफ़ा आपको राइट करने की कैपेबिलिटी देता है और DVD रैम में हमारे पास राइट भी कर सकते हैं और उसे री राइट भी कर सकते हैं। ये अब जो थर्ड काइंड थी, ये ज़्यादातर आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इसका यूज़ ज़्यादा है। ओल्ड वाली भी यूज़ हो रही है पर CD रूम आजकल ख़त्म हो गए हैं, तो CD का एक्सेस नहीं है और हार्ड डिस्क चल रही है, वो अभी तक एंड नहीं हुई। और सॉलिड स्टेट, अब इसमें ना मैग्नेटिक होता है ना लेज़र होता है, तो इसमें कुछ छोटे से ट्रांजिस्टर या छोटे से फिज़िकल हमारे पास यूजेस होते हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई ना कोई, जैसे स्मार्ट कार्ड है, अब स्मार्ट कार्ड में से छोटी सी चिप लगी हुई है। अब चिप में अगर हम बारीक से देखें ना छोटे, हमारे पास कोई ना कोई उसमें डिवाइसेस या ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसी से फ्लैश मेमोरी है जिसे हम USB कहते हैं,
इसमें भी हमारे पास अगर हम USB को निकालें तो सिर्फ हमारे पास एक छोटी सी चिप होती है, उसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हैं। SSD ये भी हमारे पास एक हार्ड डिस्क की है इस्तेमाल, तो जैसे हार्ड डिस्क में हमारे पास बड़े प्लेटर होते थे या हेड होता था, इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है। ये भी हमारे पास छोटी सी चिप की मदद से SSD बनाई गई है। फ्लैश मेमोरी हर किसी ने यूज़ की होगी, ज़्यादातर हमारे पास रैम और रोम की कॉम्बिनेशन से बना था, क्योंकि ओल्ड चीज़ें थी, ज़्यादातर यूज़ होती हैं, ख़राब मुश्किल से होती हैं, क्योंकि वायरस हमारे पास वो चीज़ें से ख़राब करता है। और ज़ाहिर सी बात है USB बार बार हम पुट ऑन करते हैं, कभी किसी कंप्यूटर में कभी किस में, तो उसमें कुछ वक्त के बाद 1 ईयर वारंटी होती है। फिर अगर ज़्यादातर आप एहतियात से चलाएं तो ज़्यादातर ख़राब नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर में वायरस की वजह से हमारे पास USB के डेटा ख़राब हो जाता है। इसी वजह से स्मार्ट कार्ड, जिस तरीके से हमने अभी कहा था, क्रेडिट कार्ड है, चिप है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कैश है, कभी कभी होटल में भी चिप यूज़ होती है। आप होटल में अगर कार्ड डालेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अगर कार्ड निकालेंगे तो आपकी लाइट चली जाएगी। तो ये भी हमारे पास स्मार्ट कार्ड की मदद से पॉसिबल है। इसी तरीके से सॉलिड स्टेट है, ये ज़्यादातर हमारे पास हार्ड डिस्क का ही अल्टरनेट वर्जन है, और अभी तक इतना लैपटॉप में ज़्यादा एक्सेस कर चुका है। बाकी डेस्कटॉप कंप्यूटर में अभी भी हमारे पास हार्ड डिस्क चल रही है। ऑप्शनल है, आप हार्ड डिस्क लगाएं या SSD लगाएं, पर जहाँ तक कि हार्ड डिस्क हमारे पास थी 1 टेराबाइट तक आ गई, और SSD की अभी तक यहाँ इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। लिमिट होती है कि आपकी अगर हार्ड डिस्क आप लगा रहे हैं 128 GB का हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, तो उसमें आप SSD 232 या 16 GB की लगा सकते हैं। तो ये अभी तक इन प्रोसेस है, इन कुछ वक्त के बाद ये भी टॉप पे आ जाएगी। फिर हार्ड डिस्क हमारे पास थोड़ी कम हो जाएगी, या उसका एक्सेस हमारे पास कम हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से जो हमने देखी आज। और नेक्स्ट जो हमारे पास गोल है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हमने क्लास में ज़्यादातर बात की थी, और इसमें एक असाइनमेंट भी थी कि सॉरी मैं उस स्टूडेंट का नाम भूल गया हूँ, जिसने उसी टाइम पीरियड में मुझे वो असाइनमेंट सबमिट कराई थी, अभी भी ऑफिस में ही है, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर इतना याद है कि फ्रंट कवर येलो कलर का था। तो उसे वह एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट दी थी, बाकी जाहिर सी बात है वो आगे ऑफ हो गया था, तो उसकी वजह से हमारी लास्ट क्लास भी शायद यही थी। तो नंबर सिस्टम में हमने मज़ीद बात की थी, प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ थोड़ी एक डेमो दे दूंगा, तो बाकी आपको इसमें से प्रैक्टिस करनी होगी। अब नंबर सिस्टम में जो आप लोगों को याद रखने की बात है वो है, हमारे पास एक नंबर सिस्टम नेम के डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, या फिर हेक्साडेसिमल है। दूसरी चीज़ उसकी बेस, अगर कहीं भी डेसिमल नंबर हो तो उसकी बेस क्या होगी, और फिर उसमें डिजिट्स क्या होंगे। डेसिमल नंबर वो होते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंड नंबर होते हैं, जैसे हम कोई नंबर करते हैं 033298888, तो ये मेरे पास अपना ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नंबर है, तो इसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर वो होते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 की सूरत में। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, मैंने लिखा 10, तो उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई 0-1 का नंबर होगा। इसी तरह से ऑक्टल है, ऑक्टल हमारे पास इसकी भी जो बेस है वो 8 है। ये बेसिक से उठाइए, कंप्लीट इसकी स्लाइड मैंने सेंड कर दी थी, सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, तो ये काफ़ी इसमें से बीच में से स्लाइड डिलीट है, तो आप वहीं से प्रैक्टिस कीजिएगा जो स्लाइड मैंने पहले दी थी, या पहले इसमें नंबर सिस्टम का कंप्लीट जिक्र था, जिसमें हमारा यूनिक कोड भी था, फिर आस्की कोड भी थे, बिट और बाइट में फ़र्क बताया था। तो ये मज़ीद चीज़ें उसमें से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें भी हमारे पास 16 बेस है, क्योंकि जितनी टेक्स्ट जा रहा है तो उसमें अल्फ़ाबेट आ गए। मतलब हमारे पास 10 जो होगा, 10 बराबर है 1 है, 11 बराबर है हमारे पास B के, इसी तरह से 12 बराबर है C के। तो इस तरह से हमारे पास जितनी टेक्स्ट, अब अगर मैं लिखूँ मिसाल के तौर पर 110 या 210 लिखा तो 2A भी लिख सकते हो। इसी से अगर हमारे पास जितने नंबर बढ़ते गए उतने हमारे पास अल्फ़ाबेट की उसमें एडिशन किया, तो क्या हुआ, स्टोरेज जो नंबर की कैपेसिटी हमारे पास बढ़ रही थी वही हमारे पास कम हो गई। तो ये हमारे पास कुछ नंबर सिस्टम थे।
डेसिमल पे आते हैं। फिर बाइनरी जिस तरीके से हमने कहा था कि बेस हमारे पास 2 है और डेसिमल की बेस हमारे पास 10 होती है। अब अगर मैं कन्वर्जन करूं जिस तरीके से 0 से स्टार्ट 9 तक, तो ये टोटल 10 नंबर होते हैं और बाइनरी हमारे पास 0 और 1, इसकी बेस 2 है। अब फर्स्ट कन्वर्जन करते हैं डेसिमल से बाइनरी पे। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर कोई नंबर है 33 मुझे अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर का नंबर क्या होगा, तो 33 के पीछे मुझे कैसे पता चले कि बाइनरी नंबर क्या था। तो इसके लिए हमारे पास क्या कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 75 मैंने सपोज किया। तो अब इसे हम कर लेंगे 2 से डिवाइड। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 हमारे पास क्या था, बाइनरी नंबर की बेस थी। तो 275 डेसिमल और बाइनरी हमारे पास 2 है। अब इसी वजह 2 3 ज़ा 6, 1 गया 5 के साथ, 2 7 ज़ा 14, 1 हमारे पास रिमाइंडर होगा जो साथ हम उसके साथ रखेंगे। इसी वजह फिर 2 से याद रहे कि सिर्फ 2 का ही यूज़ करेंगे, 2 के अलावा कोई और नंबर यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 1 हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर गया। फिर हम 2 पे आ जाते हैं, 2 9 ज़ा 18, क्या रिमाइंडर बचा, 0 1। इसी से 2 4 ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ नंबर बचे हैं जिसमें हमारे पास लास्ट, ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1। तो ये हमारे पास क्या है, 75 जो नंबर था वो आपका था डेसिमल नंबर, और जो 100 है वो हमारे पास कौन सा नंबर है आपका, ये नंबर हुआ बाइनरी नंबर। तो हर किसी नंबर के पीछे कोड होता है। कोड हमने जो स्लाइड थी उस पर हर जिक्र किया हुआ कि कोड के भी आगे हमारे पास अल्फ़ाबेट कैसे होंगे। अल्टर की से हमारे पास अगर 95 प्रेस करेंगे तो ए आएगा। अल्टर की के साथ अगर हम 74 करते हैं, 112 करते हैं तो बी आएगा। स्मॉल अल्फ़ाबेट के अलग कोड थे, कैपिटल अल्फ़ाबेट के अलग कोड थे। तो ये मज़ीद आप उस लास्ट वाली स्लाइड को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक जवाब ये आता है कि आप इसे कन्वर्ट करें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं चाहूँ जो मेरे पास नंबर था बाइनरी की सूरत में उससे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो उसी तरीके से क्या होगा, जिस तरह से अब यहाँ से हमने जो स्टार्टिंग की थी वो की थी, लास्ट वाला जो पॉइंट था वो हमने पहले लिखा, फिर 0 फिर 0, इस तरीके से हमने लास्ट से फर्स्ट पे गए। और जब आप बैक जाएंगे तो फर्स्ट से आप स्टार्टिंग करेंगे तो ये वाला लेटर जो है ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, इसे 0 फिर 1 फिर ये 0, इस तरीके से। मतलब ये वाला जो सैम्पल है हमारे पास इस सूरत में हम यूं चलेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डाउन से अबव गए थे और इस वाले अगर कन्वर्जन करनी है तो हमारे पास लास्ट वाले से फर्स्ट पे जाएंगे। अब इसमें एक रूल ये याद रखना है, जब भी किसी की पावर 0 होगी तो वो आप उसे यूज़ करोगे 1 पे। पहले हमेशा पावर को सॉल्व करें फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन करें। हम अगर मैं 0 आ रहा है तो 2 0 0 होगा तो हमारे पास क्या 1 आ रहा है, सिंपल हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 लिखा। इसी से 2 1 2 है, 2 2 ठीक है 4 है, फिर 2 3 6 है, और मतलब अब 2 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8, तो हमारे पास 8 आया। फिर 2 को 8 2 16 है। इसी से मतलब हर टेबल को अपने आप से पहले पावर आपको सॉल्व करनी है, फिर उनको आपस में मल्टी करना है कि जो जवाब आया 1 2 3, तो ये हमारे पास 75 आया। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, तो मतलब आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। इसका सेंटेंस हमारे पास ज़्यादातर अगर हम एग्जाम की बात करें तो हमेशा क्वेश्चन कुछ यूँ आता है, अगर क्वेश्चन आ रहा है 75,
50 और मैंने यहाँ से लिख दी नीचे बेस 10। इस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं। कोई ऊपर ये ऑप्शन नहीं लिखा होता कि बाइनरी को डेसिमल या डेसिमल को बाइनरी। आपको सिर्फ इस बेसिस की सूरत में जज करना है कि ये कौन सा नंबर है और ये कौन सा है। मतलब हमें इसका आंसर चाहिए, तो अब इसमें आंसर क्या होगा, वही जो हमने अभी वहाँ से निकाला था कि 100 और कुछ 100, ये आंसर हमारे पास यहाँ लिखना है। इसी तरीके से अगर इसको और चेंज करें तो अगर मैं ये भी दे सकता हूँ, हम यहाँ से अगर हमने आंसर लिखा 1, ये ऑप्शन है 10, नीचे बेस मैंने बना दी 2 और इधर बेस बना दी 10। मतलब क्या करोगे, अब इसको आप उलट करके डिवाइड करोगे तो यहाँ से यहाँ डिवाइड होगा, एलसीएम होगा, इधर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मतलब आपको ये देखना है कि इसकी बेस क्या है। 8 होगा तो 8 की सूरत में आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, 16 है तो 16 की प्रैक्टिस करनी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टोरेज वाला आपके लिए न्यू था तो इसकी मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा। बाकी रही बात नंबर सिस्टम की, तो ये आपको सेम उसी वे से देखना जो हमारे पास लास्ट स्लाइड में मौजूद था। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो आज का टॉपिक हमने देखा। इसमें हमारे पास स्टोरेज डिवाइस एंड नंबर सिस्टम का यूज़ हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास वो एक ही में सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस चीज़ को कवर करना है तो ये चीज़ें करेंगे। तो मिलते हैं अगली लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।